बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर शवांकर जी हैं प्रोग्राम में। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ने आज जो लेख लिखा उसकी। मौका था संघ प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन। आज वो 75 साल के हो गए। अब एक तो 75 की कहानी अभी आएगी आपके सामने, लेकिन मृदुभाषी, परिश्रमी, ऊर्जावान, निष्ठावान, दृढ़ता के प्रतीक, पारसमणि जैसे ये शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री ने संघ प्रमुख के लिए अपने लेख में। सरसंघ चालक मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए। 75 वाला नंबर सियासी बवंडर का सबब है और ऐसे में प्रधानमंत्री के लेख की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहन भागवत पर तंज कस रही है, आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मोदी जी ने जो लिखा वो जान लीजिए। मोहन भागवत के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को उन्होंने याद किया। कहा, मुझे उनके पिता मधुकर राव जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपने पारसमणि जैसे पुत्र मोहन राव को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। फिर आगे मोदी जी अपने लेख में कहते हैं कि भागवत जी का कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन वाला काल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 वर्ष शायद हो गए ना सर बने हुए मोहन जी को, 17 वर्ष 2009 में बने थे। 16 साल। क्या परिवर्तन किए ऐसे संघ सरसंघ चालक रहते हुए मोहन भागवत ने संघ में? इसकी बात बताया भी कुछ प्रधानमंत्री ने कि संघ का गणवेश बदला, यूनिफॉर्म बदल गई। संघ के शिक्षा वर्गों में भी बदलाव मोहन भागवत के कार्यकाल में हुआ। अब 75 के मोहन भागवत की तारीफ करते हुए मोदी जी ने उनको बेहद ऊर्जावान बताया, उनके परिश्रम की प्रशंसा की और लिखा कि हर स्वयंसेवी सौभाग्यशाली है क्योंकि उन्हें भागवत जैसे सरसंघ चालक मिले। 6 दिन के बाद मोदी जी का भी जन्मदिन है, वो भी 75 वर्ष के हो जाएंगे। भागवत जी भी 75 के हैं। तो 75 के नंबर पर अभी जो सियासत दिख रही है वो बात आप सुन लीजिए। भागवत पर मोदी के लेख को लेकर पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 75 वाला नियम क्या सिर्फ आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए था? मोदी जी सोचते हैं कि भागवत जी की तारीफ करके उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन मोदी जी को तो अब जनता ही एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। ये अब मोहन भागवत जी को भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए जन्मदिन पे अपने। मोदी जी को लिखित में एक्सटेंशन दे दें, बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, रात की नींद हराम हो रखी है मोदी जी की। जो उन्होंने आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, अब 75 के वो खुद होने वाले हैं 17 तारीख को। अब परेशान तो हैं और उनको लगता है कि उनकी परेशानी सिर्फ मोहन भागवत दूर कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, उनकी परेशानी अब मोहन भागवत जी भी दूर नहीं कर सकते। अब देश उनसे परेशान है। कांग्रेस के एक और सांसद हैं मणिकम टेगोर। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि 75 साल वाला नियम एक टूल था। ये टूल था आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइड लाइन करने के लिए। उसके बाद मोदी जी और भागवत जी दोनों 75 का नियम भूल चुके हैं। हालांकि उन्होंने याद दिलाया, कांग्रेस वाले याद दिला रहे हैं कि अभी तो एक जगह बात करते हुए खुद ये बात कह रहे थे सरसंघ चालक की 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो संघ के ही एक पूर्व के नेता उनके बयान को कोट करके बात कर रहे थे, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अभी दिल्ली में बताया था। मैंने कभी नहीं कहा कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर होना या काम करना ये संघ तय करता है, मैं तय नहीं करता। संघ जिस दिन सोचेगा कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन 75 का कोई नियम नहीं है। पहले बात कर लेते हैं लेख की। तो परिवर्तन ऐसा क्या संघ में दिखा आपको त्रिपाठी जी, सरसंघ चालक जी के कार्यकाल में? नहीं, सबसे पहले तो मोहन जी को वो शतायु हों, स्वस्थ रहें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा देश को बनाने वाला, देश कोई बनता बनाता नहीं किसी को उससे, लेकिन देश को बनाने वाला जब कहते हैं तो इतनी विसंगतियां स्वतंत्रता के बाद थी, उसमें एक ऐसा संगठन खड़ा होता है जो समाज को, सबको एक करके चलने की बात करता है। राजनीतिक दल नहीं करते। ऐसे में संघ के सरसंघ चालक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और 2009 में जब सरसंघ चालक बने थे मोहन जी, तो मेरी उनसे पहली मुलाकात 1999 में है, जो प्रयाग का संघ कार्यालय है, वहां मेरी उनसे पहली मुलाकात है। मोहन जी ने सारे साहसिक निर्णय लिए हैं। आप उसको सिर्फ हाफ पैंट का फुल पैंट में बदल जाना तक मत समझिए। उन्होंने जितने विषय संघ को लेकर उठाए जाते थे और यह सोचकर उठाए जाते थे कि संघ थोड़ा दुबक जाएगा, संघ थोड़ा चुप हो जाएगा, संघ थोड़ा छुप जाएगा, उन सब पर उन्होंने, अगर हम थोड़ा और आज की सहज भाषा में बात करें तो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की। जो संघ बार बार कहता था कि हम काम तो करते हैं लेकिन उसको बताएंगे नहीं, उसको थोड़ा और समाज के नजदीक ले गए। विवादित विषयों पर संघ का रुख यानी स्पष्टता देते हुए वो खुद को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। हिंदू मुस्लिम विषयों पर जिस तरह से उन्होंने बात रखी है वो कमाल की बात है। और अभी के संदर्भ में अगर कहें तो डॉक्टर मोहन राव भागवत की 2018
और 2025 की जो 3-3 दिनों की विज्ञान भवन में जो व्याख्यानमाला रही, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। 2009 में मैंने लेख लिखा था और अभी मैं उस पर कायम हूं कि संघ के साथ भाजपा को दुरुस्त करना है, क्योंकि संघ के प्रचारकों को लेकर जो भाव होता है ना, जो बहुत श्रेष्ठ भाव होता है, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं, दूसरी पार्टियां, लेकिन प्रचारक आ जाता है तो वो एकदम कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ प्रचारक होल टाइमर कैसे और तैयार होंगे, उस पर उनको काम करना है, जो शायद अगला लक्ष्य, चूंकि जब आप हर हिंदू घर में पहुंचने कर रहे हैं। और एक बात मैं कहूं थोड़ा लाइटर नोट पे, एक मित्र ने सुबह हम लोग इसी लेख पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा फालतू की बात है ये 75 वाली, सब संघी मिले हुए हैं, ये संघियों ने मारा है, नरक कर रखा है। कम्युनिस्ट इतने दिन से सोच रहे थे बिल्ली के भाग से छीका फूटे, हम खटाखट दही निपटा दें, सत्ता वाली दही, लेकिन फूटा ही नहीं। कई जानबूझकर संघियों ने वितंडा शुरू खड़ा किया, राहुल जी को उम्मीद से कर दिया, अब उसके बाद देखिए सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। आपने कहा इनको भाजपा को दुरुस्त करना होगा, भाजपा बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज मैं ये बात फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत से भ्रष्टाचारी नेता, बहुत से संयम, संस्कार, त्याग, तपस्या से पूरी तरह से विरत रहने वाले, उन सब को दुरुस्त करना ही होगा। अगर कोई संगठन है, और मैं बार बार कहता हूं, संघ की भूमिका भाजपा या सरकार को चलाने की नहीं है, महावत वाली है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। 75 वाली बात पर तो देखिए हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो अब एक सियासी तंज है, इससे ज्यादा तो उसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई नियम नहीं है 75 का, और 75 के बाद कोई कहीं जा नहीं रहा, सब क्लियर की है ये सबके सामने। मोहन भागवत जी का कार्यकाल किन बातों के लिए याद किया जाएगा? देखिए, मैं मोहन जी को अभी जो हमारे सरसंघ चालक रहे हैं, एक तो करेक्ट करना चाहिए हमें कि 2009 में तो वो सरसंघ चालक बने, वो 2000 में सरकार्यवाह बन गए थे। तो सरकार्यवाह भी हेड होता है, तो मतलब 100 साल के संघ में 1/4 वक्त मोहन जी के नेतृत्व में निकला। 25 साल तक वो पोल पोजीशन पे रहे। हाँ, 25 साल हो गए, 2000 से 2025, तो 25 साल का संघ जो है पिछला, मतलब गुरुजी के बाद, गुरुजी 33 साल रहे और ये 25 साल रहे हैं, तो वो इतना बड़ा कार्यकाल उनका रहा है अभी तक का। और मैं उनको तमाम बातें आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन साहसिक सरसंघ चालक के तौर पर देखता हूँ, और बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि वो फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, और जितने विवादित विषय संघ के साथ जुड़े, उसमें सबसे पहली बात मैं करता हूँ, जो शायद ही कोई हिम्मत करता हो कि गुरुजी को लेकर, जो बंच ऑफ थॉट्स को लेकर लगातार हमला संघ पर होता रहा, उसको 2018 की व्याख्यानमाला में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हम उसको नहीं मानते, और वो सामूहिक चर्चा थी, उस पर करते थे। हमने वो उसे विचार जरूरी नहीं कि आज हो, और हमने अब कहा कि बंच ऑफ थॉट्स को छोड़ दीजिए, गुरुजी समग्र पढ़िए, उसमें वो सब नहीं है। अपने गुरुजी को आप यदि समझते हो, गुरुजी गोलवलकर संघ के सबसे वो सम्मानित उसमें से माने जाते हैं, और बाला साहब ने तो ये कहा कि भाई उनके बाद किसी को हमको मानना ही नहीं है, तो वो एक बड़ा काम हुआ। मुसलमानों को लेकर जो एक चर्चा होती थी उस पर उन्होंने बात की, महिलाओं को लेकर उन्होंने लगातार बात की, और एक बात कि वो सबको जोड़ने, सारी पॉलिटिकल पार्टी, मोहन भागवत पहले सरसंघ चालक हैं, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन गए थे। अब सवाल ये मेरा, क्या वो संघ को और स्वीकार्य बना पाए, भारत में समाज में संघ की और जगह बना पाए? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से 2009 से लेकर संघ को संभाला है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ का दखल नहीं पड़ा। उन्होंने देखिए नितिन गडकरी को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा कि भाई नितिन गडकरी अध्यक्ष होंगे। और ये भी बात बता दूं कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना वाला जो बयान दिया था पाकिस्तान जाकर, उस समय सर कारवा थे मोहन भागवत जी, और तब मोहन भागवत जी ने निर्णय ले लिया था कि भाई आडवाणी जी को इस्तीफा देना होगा, और वो मोहन भागवत थे जिनके कारण आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो विचारधारा पे भी बहुत वो स्थिर रहे कि नहीं, ये पार्टी के अंदर इस तरह से नहीं चल सकता। संघ प्रमुख बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से संघ के अंदर भी परिवर्तन किए, सिर्फ खाकी निकर से फुल पैंट पे आने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो वैवाहिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति, जो संघ में बड़े दायित्व थे, संगठन महामंत्री प्रदेशों में कई ऐसे थे जो वैवाहिक जीवन में थे, संघ में कई पदों में वैवाहिक जीवन में रहने वाले लोग पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा भाई दोनों चीजें नहीं संभाल सकते आप वैवाहिक जीवन में अपने घर को समय दीजिए, घर को अपना संस्कारित कीजिए, संघ में हमें पूर्णकालीन प्रचारक चाहिए, पूर्णकालीन व्यक्तित्व वाले। और सारी बड़ी जगह पर उन्होंने पूर्णकालीन प्रचारक, मोहन भागवत जी के आने के बाद से संघ में जो संगठन महामंत्री जाते हैं वो अविवाहित और पूर्णकालीन प्रचारक जाने की प्रथा शुरू हुई। अब ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का उनके जन्मदिन पर यूं लेख लिखना अखबारों में, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात तो है ही, और ये और अभी 15 अगस्त से भी संघ का जिक्र करना क्यों हो रहा है बार बार? पहले नहीं होता था।
नहीं, पहले नहीं। देखिए, अब संघ 100 साल में प्रवेश कर रहा है, एक बहुत अच्छा समय संघ के लिए कि 100 साल संघ को हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र लाल किले से किया संघ के लिए। आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, 75 साल के हो रहे हैं, तो ये भी एक सुखद सहयोग है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लिखा और उनके पिता का जिक्र किया, मधुकर राव जी का, कि गुजरात में जब प्रचारक थे तो कैसे उनके वो संपर्क में आए, उन्होंने पूरा जिक्र किया। फिर मोहन भागवत जी का बताया कि कैसे इन्होंने प्रचार इसके पीछे कोई कहानी नहीं है ना बताने वाली कि मोदी जी क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं, 15 अगस्त से क्यों संघ का नाम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अभी गए, नागपुर भी गए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी नागपुर गए, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बहुत खुश करना चाहते हैं। ये लोगों की उत्सुकता है जानने। हाँ, यही बात कि नरेंद्र मोदी उनको खुश करना चाहते हैं या संघ अड़ गया है, देखिए, संघ इस तरह का है भी नहीं कि अगर आप संघ को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी पर चिंता है। वो एक लाइन में बहुत स्पष्ट तरीके से सरसंघ चालक जी ने कह दिया जी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, मोदी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने मोहन जी के पिताजी और मोहन जी के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र किया है। इसके पहले, और जो लोग ये जानते हैं उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में मोहन जी का और अभी की जो संघ की टॉप लीडरशिप है उनका बड़ा योगदान है। तो ये कहना है कि कोई मतभेद है, बाकी तो एक साइड सभी एक साइड में। ओके, आगे मिले हुए हैं जी। आगे बात करते हैं। देश को नए उपराष्ट्रपति तो मिल गए। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को नंबर गेम में जैसा अनुमान था उससे ज्यादा 14 वोट उससे ज्यादा मिले। अब इसके बाद सियासत में बातचीत यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन के वो 14 लोग कौन हैं, भीतरघात जिन्होंने किया, जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुना, जिन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। अब इंडिया ब्लॉक में कलह बढ़ रही है, सारी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही हैं। हमने हमारे सांसद ने नहीं किया, हमारे सांसद ने तो ठीक वोट डाला, तुम्हारा वाला गलत होगा, किसी और पार्टी का गलत होगा, बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच में तृणमूल कांग्रेस ने एक नया आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 15-20 करोड़ में एक वोट खरीदा, मतलब एक सांसद के 15 से 20 करोड़ रुपए दाम लगाए और ये खरीद फरोख्त हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि साहब हमारे 9 वोट थे और हमारे सारे 9 वोट रेड्डी साहब को गए, हमारा वोट नहीं टूटा। महाराष्ट्र से जो आने वाली पार्टियां उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो अब संजय निरुपम, वो शिवसेना यूबीटी में आ गए हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि ये तो उद्धव ठाकरे के सांसद थे, इन्होंने दूसरी जगह जाकर के वोट डाला। तो मेरे पास 2 बयान है, ये मैं आपको सुना देता हूं, 3 बयान है इनफैक्ट। अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई, संजय निरुपम जो कह रहे हैं यूबीटी टूटी, और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं भाई हमारा घर ठीक है। कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जो हार के विपक्ष में बैठे हैं, ईडी सीबीआई के डर से उनको खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाटा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाटा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि इस पे किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। पर कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। इससे पहले आपको याद है मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर ऐसी चर्चाएं हैं तो इसकी तो बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी भी जांच करेगी कि हमारी पार्टी का तो कोई सांसद नहीं टूटा है। 14 वोट कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है दूसरी ओर, क्योंकि 14 वोट सारे गणित से ज्यादा मिले हैं राधाकृष्णन जी को, एनडीए के कैंडिडेट को। तो क्रॉस वोट तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रॉस वोट नहीं। अब सब एक अलग अलग पार्टियों पे उंगलियां उठा रहे हैं। सब दूसरे के घर पर निशाना लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उंगली का कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में या विपक्ष जो भी आप कहेंगे उसमें मोटे तौर पर सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। और खरीद फरोख्त की तो कोई बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि खरीदने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई उनको लग रहा हो कि ये कैंडिडेट तो जीतने वाला, मामला भी नहीं था, नजदीकी भी नहीं था, तो जीत तो तय थी। हाँ, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई क्रॉस वोट नहीं करता।
ये होता है। स्वार्थ और भय दो कारण होते हैं, दोनों कारणों की वजह से हुआ। कुछ लोगों आपको को लगता है इस्तेमाल हुए होंगे, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए होंगे इसमें भी? दोनों तरह हुए। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है कि कैसे, ऐसे तो कोई आकर नहीं करता ना, अंतरात्मा जगाने के लिए भी कुछ ना मंत्र भाई 150 वोट से 152 वोट से जीते हैं एनडीए के उम्मीदवार। वो ऑलरेडी 35-40 वोट पहले ही, हम लोग जब गणित लगा रहे थे तो पहले ही अप थे वो, मतलब मेजॉरिटी मार्क से ऊपर थे। उसके बाद भी प्रयास किया गया होगा कि ऑपोजिशन खेमे को तोड़ो। नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी का बयान क्यों आया, अभिषेक बनर्जी ने ये क्यों बयान दिया कि भाई 13 और 15 करोड़ रुपए में सांसदों को खरीदा गया? क्या टीएमसी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? जो खबर अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को लग गई है कि भाई हमारे कुछ राज्यसभा के सांसद या हमारे कुछ लोकसभा के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो अब वो इस बार का बयान दे रहे हैं कि भाई 13 से 15 करोड़ रुपए देके खरीदा गया। अगर उनका सांसद नहीं टूटा है तो वो तो कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, दूसरी पार्टियां देखें कहाँ क्रॉस आप कह वोटिंग रहे हैं हुई उनको है। दाम कैसे पता है? तो मुझे लग रहा है कि टीएमसी से भी क्रॉस वोटिंग कुछ वोटिंग हुई होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी से क्रॉस वोटिंग हुई, वो तो तय है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो 9 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, शरद पवार के 8 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा भी ऑपोजिशन की यही बड़ी पार्टियां, टूटेगा तो इन्हीं में से टूटेगा। और मुझे लग रहा है कि बंगाल से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके से सांसदों की आपस में गुत्तम गुत्ता हुई थी, उसमें से कुछ सांसद भी अब टूटे देखिए होंगे। ये सवाल सर राहुल गांधी के सामने कैसे पहुंचा और राहुल गांधी ने इस पर जवाब क्या दिया। राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं, कल गए थे, आज वहां और रहेंगे। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का नारा दोहराया और उनसे सवाल हो रहा था कि साहब ये उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट क्रॉस वोटिंग हो गई, उस पर भी वो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। पूछा जा रहा है भाई क्रॉस वोट किसने किया, तो वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसमें कौन सी वोट चोरी हो गई? बहरहाल उनका कहना है कि मैं भी और विस्फोटक सबूतों के साथ आऊंगा और खुलासे करूंगा, और ऐसे खुलासे करूंगा कि बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फूट जाएगा। वो बम अभी है। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना अभी ये रायबरेली जा रहे थे तो रास्ते में इनको बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई थी बिहार में, उस मुद्दे पर उन्होंने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहां थोड़ी झूमाझटकी हुई थी रास्ते में। अब वहां पर भी एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, ये सर क्रॉस वोट हो गया उपराष्ट्रपति चुनाव में, विपक्ष के उम्मीदवारों ने दूसरी तरफ वोट दे दिया। अब ऐसे ही जवाब दिया इन्होंने, वोट चोर गद्दी छोर, वो इसी टोन में ऐसे गा के वो बोले, तो मुझे वो रिएक्शन थोड़ा अटपटा लगा। अब जब पार्लियामेंट वोट डालने के लिए पहुंचे थे तब उस वक्त एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया था, सर यू बैक फ्रॉम योर हॉलीडे, तो इन्होंने कहा यू वर्क फॉर बीजेपी। आप विदेश यात्रा से लौटे, आपसे किसी ने पूछ ली ये बात, तो उल्टा जवाब ये कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। ये राहुल गांधी का रवैया है। और हाइड्रोजन बम भी वो लेके घूम रहे हैं, हाइड्रोजन बम। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि ऐसा खतरनाक काम वो कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बम लेके घूम रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को जरा देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई एटम बम लेके हाइड्रोजन बम लेके घूमे। लेकिन सचमुच राहुल गांधी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, ये हास्य का विषय नहीं है। राहुल गांधी उस टूल किट के आधार पर काम करते दिख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में हुई। आप जरा सोचिए, ये वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा क्यों देना है? यानी आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में जो जनता वोट देने गई उसका वोट ठीक नहीं है, जो प्रधानमंत्री चुना गया, जो सांसद चुने गए वो ठीक नहीं है। और जब आप ये कह रहे हैं तो आपको कब याद आता है? आप पहले सोचते हैं कि 240 पे आ गए तो सरकार नहीं बन पाएगी। इसको ठीक से समझिए, यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी बन गया, अब मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या किया उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा दिया। अब पता चल रहा है कि उनका तो पीपीटी तक कहां बना है कोई समझ में नहीं आ रहा है। सफाई देते देते कांग्रेस की हालत खराब, पता नहीं यहां बना है या विदेश से ही पीपीटी भी लेकर आए थे। जितने पीपीटी में दिए उसको चल रहा है कल से कुछ म्यांमार एंगल, म्यांमार से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी कोई हम पुष्टि नहीं कर नहीं, लेकिन उसकी पुष्टि हम भले न करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया सिंह ने तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के ट्रोल हैं और हमारा वहां का नहीं है, वो गलत टाइम जोन चला गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा नेता उसका पीपीटी बन रहा हो? हमारे लैपटॉप में तो म्यांमार का तो कभी नहीं हो सकता। क्या आरोप क्या लग रहा है कि म्यांमार में बैठ के किसी ने बनाया? म्यांमार में
बनाया गया, बना के इसको शेयर किया गया, तो जाहिर वहां का टाइम जोन आएगा ना, जब उसकी जो पीछे का HTML कोड होता है वो तो आपको दिखा देता है ना। और कई लोग करेंगे वो तो VPN नंबर से कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो खैर ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या अभी तक राहुल गांधी जो कुछ करते रहे उसका कुछ फैक्ट सपोर्ट किया है क्या? जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा उसके आगे ये कोई नया तथ्य ले आ पाए? जवाब है नहीं। जिस चीज को मुद्दा बनाकर SIR का विरोध बिहार में किया वो कोई आंदोलन बना क्या? जवाब है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब खतरा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राहुल जी से सवाल पूछना तो अन्याय है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। अब हर चीज पे राहुल जी से सवाल पूछते हैं, वो तो सुबह ही वोटिंग के लिए ही आए हैं ना। हाँ, वो भी हड़बड़ाते हुए से आए हैं, जो भी आए, तो फिर उनसे क्यों सवाल पूछते हैं? आप हर सवाल को राहुल जी से जोड़ते हैं। सर आप छुट्टी से आएंगे तो मैं पूछता हूँ आपकी छुट्टी कैसी रही? छुट्टी कैसी रही वो ठीक है, लेकिन राहुल जी से उपराष्ट्रपति चुनाव पे पूछेंगे तो वो तो अभी उससे पहले वाले पे ही चल रहे थे ना, वोट चोरी पर। मतलब मुझे आपत्ति है ये कि आप हर सवाल को आप राहुल जी से जोड़ते हैं, जिसमें इन्वॉल्व नहीं थी वो। आपकी आपत्ति जायज है। दो खबरें महाराष्ट्र से आपको बता रहा हूं, समीर जी आपको उस पर और जानकारी दे देंगे। एक तो ये जो मराठा आरक्षण की काट निकाली फडणवीस सरकार ने कि एक गजट पुराना जो जारी किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हर मराठा को, मतलब उन्होंने कहा ये निष्कर्ष ये है कि ऐसे एक समाज के तौर पर सारे मराठा को OBC में शामिल नहीं किया गया, जिनका नाम उस गजट में होगा, पुराने गजट में, उन लोगों को वो OBC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि ना इससे OBC नाराज होगा और मराठाओं की मांग पूरी हो जाएगी। छगन भुजबल उनकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा इसके खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा अपनी सरकार के निर्णय के खिलाफ। बताइए सर। निश्चित रूप से छगन भुजबल तो OBC के नेता है और पहले उन्हें मंत्री बनाया नहीं गया था, उस समय नाराज थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया। अब ये बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर OBC बनाम एक मराठा लड़ाई का रुख देखने को मिल रहा है, जिसे हवा दे रहे महाराष्ट्र सरकार में NCP के नेता और अभी कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। छगन भुजबल ने यह भी कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो मराठा को आरक्षण दिया इसको कैबिनेट में अप्रूव नहीं करवाया। बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए देवेंद्र फडणवीस कैसे फैसला कर सकते हैं महाराष्ट्र के आरक्षण का? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा कि यह कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ था। नूरा कुश्ती है कि भाई ठीक है OBC को भी मनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। ये बेसिकली छगन भुजबल तो OBC की राजनीति करते रहे, तो वो OBC की राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो अपने विभाग से भी नाराज है, वो चाहते हैं कि मुझे बड़ा विभाग दिया जाए, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। हालांकि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस उनको कल बहुत स्पष्ट शब्दों पर समझा दिया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अजित पवार से बात करें। नाराज हैं आप? नाराज है निश्चित रूप से, नाटक नहीं है बिल्कुल। और बहुत बड़ा बयान कल आया इनके लिए कि अगर आपको कोई नाराजगी तो आप कैबिनेट छोड़ सकते हो, ये भी बोल दिया गया इनको। दूसरी खबर ये है, और ये भी महायुति से जुड़ी हुई खबर है। जब आपको याद है कि बाला साहब ठाकरे जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो वो दशहरे पर हमेशा रैली करते आए, और शिवसेना की बहुत विशाल भव्य रैली होती है, खबर बनती थी, और वो हमेशा होती है शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क 2 अक्टूबर को। अब जब शिवसेना 2 पहाड़ हो गई तो उसके बाद ये सवाल उठा, सबसे पहले शायद 2 साल हो गए इस बात को कि भाई कौन करेगा सभा। तो पिछले साल जैसे वहां सभा की थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, UBT को नहीं मिला था वहां पर। इस बार BMC ने शिवसेना UBT को मंजूरी दे दी कि आप सभा कीजिए। अब इस पर उनका कहना यह है कि भाई हमारे पास आवेदन ही केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आवेदन ही दिया, तो हमने उनको मंजूरी दे दी है। लेकिन ये विवाद बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए BMC विवाद ये बन रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोई मैसेज देने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को इजाजत दे दी रैली की? देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी संदेश गया होगा, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को वहां पर रैली करनी थी तो लास्ट टाइम जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले आवेदन दे दिया था, एकनाथ शिंदे की पार्टी दे सकती थी कि भाई 2 अक्टूबर को दशहरा है, 2 अक्टूबर को हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते। उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया। अगर एक ही दिन दोनों तरफ से आवेदन आता तो उसके बाद BMC कमिश्नर तय करते, राज्य सरकार तय करती कि किसको अनुमति देना है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ने आवेदन नहीं दिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आवेदन किया तो उन्हें अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके पीछे संदेश भी है, अगर इतने आसानी से BMC कमिश्नर परमिशन दे रहे करने के लिए कुछ शर्तों के साथ, तो कुछ तो संदेश छुपा होगा ना, निश्चित रूप से पूछ के दिया होगा और संदेश तो है। पिछले वर्ष भी शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हुई थी, इनकी एकनाथ शिंदे की आजाद मैदान में हुई थी सभा। हाँ, नहीं एकनाथ शिंदे का ये हो सकता है नहीं मिला था, मतलब जगह मांगी थी ना पिछली बार इन्होंने। हाँ, पिछली बार भी मांगी थी लेकिन नहीं मिली थी। हाँ, शिवसेना और वो वही रैली करते हैं। यहां तक कि संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि हम उसमें राज ठाकरे को भी शामिल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अब सरकार में रहते हुए भी इनको इजाजत नहीं मिल रही? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की कोई एक नियमित तौर पर वहां कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप उसी शिवसेना तो उनके पास आ गई, आप शिवसेना रहेगा उनके पास, वो तो एकनाथ शिंदे शिवसेना रह गई। लेकिन अगर करें तो क्यों कोई विवाद का विषय बनाएगा? और दोनों की रैली बहुत जबरदस्त हुई थी, ये भी आप समझिए। कोई सरकार विवाद नहीं चाहेगी ऐसे मसले। चलिए, अच्छा ठीक है, आज समय इतने था। बहुत शुक्रिया समीर जी, हर्षवर्धन जी और विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।